विकासशील समाज में लोक सेवाओं की भूमिका। ठीक है बच्चों, विकासशील समाज। अब यहाँ पर हमें 3 बातें समझनी है। सबसे पहली बात हमें समझनी है विकासशील शब्द। ये विकासशील समाज कहाँ है? तो विकासशील देश है। फिर उसके बाद हमें समझना है लोक सेवा, और फिर इस लोक सेवा की भूमिका। विकासशील देश की अवधारणा के इसका मतलब क्या है? 2 प्रकार के देश पूरे विश्व में माने जाते हैं, विकसित देश और विकासशील देश। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि विकासशील देश वो है जो अभी विकास कर रहे हैं, जो विकसित नहीं है, जिन्होंने विकास करना प्रारंभ कर दिया है और विकास के मापदंड पर पूरे तरह नहीं उतरे। तो फिर अब हमें ये समझना होगा कि विकसित देश क्या है, तभी तो मानेंगे कि हम विकसित है या नहीं है, ये मानेंगे। विकसित देश क्या है? कोफी अन्नान का नाम सुना होगा आपने, न जो संयुक्त राष्ट्र संघ जानता है वो कोफी अन्नान को जानता है। कोफी अन्नान ने बताया विकसित देश कौन है जो अपने देश की जनता को पूरे भौतिक संसाधन दे रहा है। ध्यान दीजिए, पहली बार भौतिक संसाधन दे रहा है, जो अपने देश की जनता को पूरी सुरक्षा का माहौल दे रहा है, जो अपने देश की जनता को स्वस्थ रहने का पर्यावरण दे रहा है, जो इन शर्तों को पूरा कर रहा है। कोफी अन्नान के अनुसार वह विकसित देश है। बहुत आसान है समझना कि विकसित देश वो है जो अपने देश की जनता को भौतिक संसाधन दे रहा है। भौतिक संसाधन कौन देगा? किसकी आय ज्यादा होगी, व्यक्ति आय होगी तो भौतिक संसाधन देगा ना। फिर जो अपने देश की जनता को सुरक्षा देगा, किस प्रकार की सुरक्षा? सामाजिक सुरक्षा दी, ठीक है, और देश भी सुरक्षित है, सीमाएं भी सुरक्षित है, और स्वस्थ पर्यावरण दे रहा है, व्यक्ति की हेल्थ ठीक है। अगर बीमारियां हैं तो इसका मतलब पर्यावरण स्वस्थ नहीं है, और अगर बीमारियां हैं तो फिर देखना पड़ेगा कि विकास के किसी मापदंड में हम खरे नहीं उतर रहे। अब हमें ये देखना है, विकसित देश समझा कोफी अन्नान ने, तो विकासशील समझो जो अभी प्रयास कर रहे हैं। किस बात का प्रयास कर रहे हैं? भौतिक संसाधन बनाने का, सुरक्षित माहौल देने का, और स्वस्थ रहने का पर्यावरण देने का जो प्रयास कर रहे हैं। देखो बच्चों, जैसे जैसे वक्त बदलता है, परिभाषाओं में परिवर्तन होता है, अवधारणाएं बदलती हैं। आजकल ये हो गया कि विकासशील देशों में भी ये माना जाने लगा कि कुछ देश ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय कम है, तो उनको कहा गया लो इनकम कंट्री। कुछ देश ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय मीडियम है, हाई नहीं है, तो उनको मीडियम इनकम कंट्री कहा गया। हम इस समय विकासशील, बांग्लादेश विकासशील, पाकिस्तान विकासशील। तो विकासशील देश वो देश है जो विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जो अपने देश में भौतिक संसाधन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भौतिक संसाधनों के उच्च स्तर पर नहीं पहुंचे, जो अपने देश की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन 100% पर्यावरण ऐसा नहीं हुआ जहां जनता स्वस्थ रहे। जब सुरक्षा के प्रयास किए जा रहे हैं, पर अभी वो प्रयास अपने 100% लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। तो कौन से देश है? वो है विकासशील देश। हमारे देश के बारे में आप खुद देख लो, पाकिस्तान के बारे में देख लो, बांग्लादेश के बारे में देख लो,
क्या वो ये मापदंड पूरे कर रहे हैं पूरी तरह से? क्या हमारे देश में पूरी तरह सुरक्षा है? क्या स्वस्थ रहने का पर्यावरण है? रोज तो हम पढ़ते हैं प्रदूषण इतना हो रहा है। प्रयास कर रहे हैं, प्रयास में कोई कमी नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, इस यूरोप के भी बहुत सारे देश है। अगर हमें गलत फहमी हो कि यूरोप पूरा ही बहुत विकसित है, तो ऐसा नहीं। पूर्वी यूरोप के भी कई देश अभी विकासशील की श्रेणी में है। दक्षिण अफ्रीका के कई देश विकासशील देशों की श्रेणी में है और एशियन कंट्रीज है। एक गलत फहमी और हमें यहाँ दूर कर देनी चाहिए कि कभी ऐसा कहा जाता था कि जो तीसरी दुनिया के देश है, कौन है तीसरी दुनिया? सॉरी, हाँ बोलो बेटा बोलो। हाँ, जो ना अमेरिका के पक्ष में ना सोवियत संघ के पक्ष में छापा सकते हैं, वो है तीसरी दुनिया। लेकिन अब तीसरी दुनिया के देशों में भी वो ये परिभाषा पुरानी पड़ चुकी है। अब ये परिभाषा पुरानी पड़ गई कि तीसरी दुनिया के सारे देश विकासशील है। अब विकासशील देशों को हम इन मापदंडों पर देखें, मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है? तो अब इतनी बात हमें समझ में आई कि विकासशील देश क्या। दूसरी बात हमें समझनी है कि लोक सेवा क्या है, लोक सेवा का मतलब क्या। विकासशील देश समझने में कोई कंफ्यूजन? लोक सेवा क्या? लोक प्रशासन के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि देश में नीति निर्माण है, सरकार नीतियां बनाती है, ये बात आप जानते हैं। सरकार को बहुत आसान शब्दों में हम समझ लें कि जब हम देश की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद नीतियां बना रहे हैं। हम राज्य की बात करें तो राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री नीतियां बना रहे हैं। बहुत आसान बात है। ये नीतियां क्यों बनाई जाती है? इस बात को यूं समझो, वैसे हम कई बार इस विषय पर बात कर चुके हैं कि हमारे जो लक्ष्य है, जो भी लक्ष्य, कुछ भी लक्ष्य, जैसे शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना, जैसे प्राथमिक शिक्षा में ठहराव सुनिश्चित करना। बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, फिर बीच में इसको छोड़कर चले गए, उसको क्या कहते हैं? ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, राजस्थान में बहुत ज्यादा है। इस ड्रॉप आउट रेट को कम कैसे किया जाए, ये लक्ष्य है, कम करना। उसके लिए नीति निर्माण, सरकार नीति निर्माण करेगी, सरकार ने नीति निर्माण करनी। ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए या देश में जैसे प्रदूषण की समस्या है, उस समस्या को दूर करने, या सामाजिक स्थितियां जो आप देख रहे हैं कि वहां सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा हो गई है, विशेषकर महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा कैसे दूर किया जाए, इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, तो सरकार नीति बनाए। क्या किसी देश के विकास के लिए या लक्ष्य प्राप्ति के लिए केवल नीति बना देना पर्याप्त है क्या? नहीं ना बच्चों, नीति बना देने के साथ ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण है, वो है नीति का क्रियान्वयन करना, क्रियान्वयन लागू करना। ठीक है, नीति को लागू करना या क्रियान्वयन एक ही बात है। क्रियान्वयन करना ज्यादा जरूरी है। जिनकी हमने बात की कि मंत्रिमंडल स्तर पर या संसद कानून बना रही है, तो चाहे हम संसद की बात करें, चाहे हम विधानसभा की बात करें, चाहे हम मंत्रिपरिषद की बात करें, यहाँ जो लोग हैं कौन है? जनता के प्रतिनिधि। जनता के प्रतिनिधि, एक और शब्द हम बोल सकते हैं राजनीतिज्ञ है। ठीक है, राजनीतिज्ञ ने नीति बना दी। बताओ क्या वो राजनीतिज्ञ है नीति की क्रियान्विति करेंगे? नीति की क्रियान्विति करने के लिए उनको क्या चाहिए? लोक सेवा चाहिए ना, लोक सेवा चाहिए नीति की क्रियान्विति के लिए। तो लोक सेवा क्या हुई फिर? बहुत आसान शब्दों में फर्स्ट ईयर के लेवल पर इतना समझ लेना हमें काफी है कि लोक सेवा वो है जो नीतियों को क्रियान्वित करती है।
लोक सेवा जो नीतियों को क्रियान्वित करती है। अब इसको थोड़ा सा और हम आगे लिखा जाए, क्रियान्वयन वाली बात तो समझ में हमको आ गई। देखो बच्चों, हमें कुछ विद्वानों की बात समझ लेनी चाहिए। एक विद्वान है फाइनल, सिर्फ नाम याद रखिए आप, इतना काफी होगा आप लोगों के लिए। फाइनल, फाइनल ने लोक सेवा को समझाते हुए कहा कि लोक सेवा अधिकारियों का व्यवसायिक निकाय है। क्या शब्द उसने कहा? अधिकारियों का व्यवसायिक निकाय है, व्यवसायिक निकाय। ध्यान याद करना बच्चों, आसान हो जाता है, एक बार समझ लें, इसे समझने पर जोर दीजिए। व्यवसायिक निकाय, यहाँ व्यवसायिक मतलब बिजनेस नहीं है, यहाँ मतलब है कि ये लोक सेवा कैरियर अधिकारियों के लिए। आईएएस बनना चाहते हो? आईएएस क्या है आपके लिए? कैरियर है। ये आईएएस बनना, जो भी बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, वो आपके लिए कैरियर है। तो लोक सेवा क्या है? अधिकारियों का व्यवसायिक निकाय है। ये कैसा निकाय है जो आगे आगे फाइनल कहते हैं जो स्थायी है, जो वेतनिक है। वेतनिक मतलब वेतन मिलता है, ना मिले तो ना मिले वेतन तो पढ़ा नहीं लिखती, ठीक है। पता नहीं कलेक्टर साहब अपना काम कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते, वेतन मिलता है एक तारीख को। फाइनल ने कहा वेतनिक है। और एक वो सबसे बड़ी बात जिसके बिना लोक सेवा का लक्ष्य ही पूरा नहीं होता, वो है कि ये कार्यकुशल है। कार्यकुशल, देखो इतनी बात अगर आप समझ लेते हैं, आप अपनी जिंदगी में लोक सेवा के बारे में कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते। स्थायी है। अब स्थायी का मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं कि जीवन भर व्यक्ति लोक सेवक बना रहेगा। लोक सेवा में जब प्रवेश हो जाता है किसी व्यक्ति का, आप आइए सुनते, तो आईएएस आप बन गए तो आप आईएएस पद से कब हटेंगे? बोलो बोलो। यस, जब आपकी रिटायरमेंट एज होगी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आईएएस 60 वर्ष से रिटायरमेंट। बाकी और बाकी भी सेवाएं हैं जहां रिटायरमेंट एज कुछ भी हो, पहले 58 थी, 58 हो, 55 हो, 60 हो, 62 हो, 65 हो, अलग अलग सेवाओं में इस प्रकार उम्र का फर्क है, ठीक है। केवल 60 वर्ष ही नहीं है। जज के रिटायरमेंट की एज कुछ हो रही है, यूपीएससी चेयरपर्सन की रिटायरमेंट एज कुछ हो रहा है, निर्वाचन आयुक्त की एज कुछ हो रहा है, अलग अलग एज होती है। मान लो सरकार चाहे तो इस उम्र को कम भी कर सकती है, 18 साल में रिटायर करेंगे, पहले थी जब हम नौकरी में आए तो रिटायरमेंट थी। तो स्थायी, जब तक कि किसी लोक सेवक पर, किसी अधिकारी पर कदाचार का आरोप न लगे, उसको पनिशमेंट ना मिले। कदाचार समझते ना, रिश्वत लेनी, जो काम दिया गया है उस काम को नहीं किया, ठीक है, भ्रष्ट हो गया। भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ रिश्वत लेना ही नहीं होता, व्यक्ति को जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है वो कार्य विधिवत नहीं करना, तो ये भी गलत है। तो अगर किसी आरोप के तहत उसको पनिशमेंट मिला है, वो बात छोड़ दो, सामान्य अवस्था की बात हम कर रहे हैं। सामान्य अवस्था में लोक सेवक को जब तक कि उसकी सेवानिवृत्ति की आयु ना हो, पद से नहीं हटाया जा सकता। मतलब कि लोक सेवा की विशेषता क्या हो गई कि ये फाइनल बता रहे हैं, स्थायी। फिर वेतनिक है, वेतन मिलता है, निश्चित वेतन, अलग अलग पद का वेतन होगा, वेतनिक है। और कार्यकुशल है कि जिस पद पर वो बैठे हुए हैं उसकी कार्य कुशलता उनमें है, और वो कार्य कुशलता कोई बता सकता है कैसे आती है? कार्य कुशलता कैसे आती है? आता तो सबको है, प्रशिक्षण से और कार्य करने के अनुभव से।
प्रशिक्षण मिलता है तो योग्यताएं बाहर आती है और कार्यकुशलता विकसित होती है। कार्यकुशलता का मतलब है कि कार्य को इस ढंग से किया जाए कि कार्य का लक्ष्य प्राप्त हो सके। ठीक है, एक टीचर इस तरह पढ़ाए कि पढ़ाया वो समझ में आ जाए, कार्यकुशलता। एक कलेक्टर इस तरह काम करे कि जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे, कार्यकुशलता है। ये कार्यकुशलता है कि जिस लक्ष्य के लिए अधिकारी नियुक्त हो लक्ष्य प्राप्त हो जाए, लोक सेवा का ये अर्थ फाइनर ने बताया। समझ में आ गया? मैं उम्मीद करती हूँ कि आ गया होगा। ठीक है, फाइनर ने कहा, ये तो अर्थ हो गया। फाइनर ने एक बात और कही कि लोक सेवा किसी प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। क्यों कहा ऐसा फाइनर ने? कि लोक सेवा के बिना कोई देश अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता, विकसित नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? लोक सेवा की भूमिका देखेंगे तो एक बात और समझ में आएगी। फाइनल का ही कहना है। एक और विद्वान ये हैं फिफ्नर। फिफ्नर शब्द ही थोड़े ऐसे होते हैं ना, अलग देश के अलग प्रकार के नाम है, ऐसे कंफ्यूजन की बात नहीं है, इसलिए मैं लिखकर बता रही हूँ। फिफ्नर ने कहा कि लोक सेवा प्रशासन की आधारशिला है। आप समझते हैं आधारशिला? नींव है। नींव के बिना कोई इमारत खड़ी हो सकती है क्या? आवाज नहीं आई? नहीं। ऐसे ही लोक सेवा के बिना कोई प्रशासन खड़ा नहीं हो सकता। लोक सेवा आधारशिला है। अब लोक सेवा कितनी महत्वपूर्ण है हम आगे इसको समझेंगे। और फिफ्नर की इतनी बात समझ लीजिए, नींव के बिना इमारत नहीं, लोक सेवा के बिना प्रशासन। बहुत महत्वपूर्ण है लोक सेवाएं। ये लोक सेवा की बातें समझी हमने। विकासशील देश की अवधारणा क्या है और लोक सेवा की अवधारणा क्या है, इनका क्या मतलब है, क्या अर्थ लगाया जाता है। और हम लोक सेवा को और पूरी तरह से लेकर जाए तो हमें आगे समझना चाहिए कि लोक सेवा की विशेषताएं। लोक सेवा की विशेषताएं जब ये हमेशा के लिए याद है, जब कभी भी आप कंसेप्ट पढ़ो, अवधारणा पढ़ो, उस अवधारणा को ठीक से समझो, चाहे थोड़ा सा वक्त ज्यादा। अवधारणा समझने के साथ ही हमें विशेषताएं समझना चाहिए, आसान हो जाता समझना विशेषताएं। आपने अभी फाइनल ने जो हमें अर्थ बताया और बाकी और परिभाषाएं आप किताबों में पढ़ना, ठीक है? मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो फाइनल ने जो बताया उसने क्या कहा, क्या शब्द बताया उसने? स्थायी है, व्यतिरिक्त है और कार्यकारी। तो हम विशेषताओं में सबसे पहले विशेषता देते हैं कि लोक सेवा में कुशल कार्यकर्ता। इसका कोई संदेह नहीं, लोक सेवा में कुशल कार्यकर्ता। क्यों कुशल कार्यकर्ता? क्योंकि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेन है सर। आप जैसे जैसे आगे की क्लासेस में जाएंगे आप देखेंगे कि ये जो प्रशिक्षण है, ये प्रशिक्षण दो तरीके से दिया जाता है। एक होता है सैद्धांतिक प्रशिक्षण, आप आईएएस बनेंगे या आईपीएस बनेंगे, आईपीएस भी बन जाना कुछ, आईएएस आईपीएस जो भी बनेंगे तो आप देखेंगे, आप आगे पढ़िए भी कि दो प्रकार के प्रशिक्षण है। एक है सैद्धांतिक प्रशिक्षण। उस सैद्धांतिक प्रशिक्षण में कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे भारतीय संविधान, जैसे भारतीय दंड संहिता, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था। क्यों क्यों पढ़ाया जाता है? आखिर आपको या लोक सेवक को काम तो इस व्यवस्था में करना है। क्या इस व्यवस्था को समझे बिना हम इस व्यवस्था में बेहतर काम कर सकते हैं? नहीं कर
हमको हमारे देश के संविधान के दायरों में रहकर काम करना, देश के कानून के दायरे में रहकर काम करना। तो कानून के दायरे में रहने के लिए कानून समझना तो पड़ेगा, समझना पड़ेगा ना बेटे। तो ये कानून समझने के लिए कानून पढ़ाया जाता है। तो जब जैसे अभी हम लोक सेवा समझ रहे हैं, तो ये कैसा प्रशिक्षण होगा? सिद्धांतिक प्रशिक्षण। एक आईपीएस है, उसको समझाया जाएगा कि कौन कौन से कानून चल रहे हैं, उनको वो कानून समझने होंगे, भारतीय संविधान समझना होगा, थोड़ा इतिहास समझना होगा। ये समझा, ये समझने से ये सिद्धांत ज्ञान हो गया, सब याद हो गया, सारे कानून याद हो गए, तो क्या वो एक अच्छा आईपीएस ऑफिसर बन गया? क्या करना होगा अभी? यस, व्यवहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। और ये व्यवहारिक प्रशिक्षण क्या है? फिजिकल ट्रेनिंग लेनी होगी, हथियार चलाना सीखना होगा, और हथियार चलाना भी सीख लिए, फिजिकल ट्रेनिंग में लिए, फिर भी एक मजबूत सशक्त प्रशिक्षण कैसा होगा? एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने बचपन से, लर्निंग बाय डूइंग। कार्य करते हुए जो सीखते हैं ना, वो एक मजबूत सीख होती है, व्यवहारिक सीख होती है। तो क्या होता है कि प्रशिक्षण के दौरान, चाहे आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, जितनी भी सर्विस, सीधे लोक सेवाएं जितनी भी है, लोक सेवा के जितने भी प्रशिक्षणार्थी हैं, उनको किसी पोस्ट पर सीनियर ऑफिसर के साथ लगा दिया जाता है। जो पहले से कार्यरत है उसके साथ लगा दिया, पोस्टिंग दे दी, ठीक है, प्रशिक्षु कहलाते हैं वो। और फिर वो देखते हैं कि किस तरह से फील्ड में जा रहे हैं, कहीं भीड़ इकट्ठी हो गई तो उसको कैसे भीतर भीतर कर रहे हैं, या हथियारों का प्रयोग कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस प्रकार आदेश होते हैं, और वो छोटी बातें, फाइल कैसे रखते हैं, नोटशीट कैसे चलाते हैं, बजट का प्रावधान कैसे होता है, सारी बातें वो सीखते हैं काम करते हुए। जब सीनियर ऑफिसर के साथ उन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है तो देख रहे हैं ना किस तरह काम कर रहे हैं, और वो खुद भी काम कर रहे हैं टेबल पे बैठकर, तो ये या फील्ड में जाकर। तो ये कैसा प्रशिक्षण है? व्यवहारिक प्रशिक्षण। सिद्धांतिक प्रशिक्षण देगा। आईएएस का प्रशिक्षण क्या होता है? लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण अकादमी मसूरी। और आईपीएस का हैदराबाद। तो ये जो प्रशिक्षण हो रहे हैं, सिद्धांतिक प्रशिक्षण के लिए एकेडमिक्स बनी हुई है। इसके अलावा व्यवहारिक प्रशिक्षण जो फील्ड में रहकर मिल रहा है, आईएएस को भी मिल रहा है, आईपीएस को भी, सारे जितने भी सर्विसेज है उन सबको मिल रहा है। जब इतना प्रशिक्षण मिल रहा है तो क्या देश को कुशल कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे? तो लोक सेवा की विशेषता हुई कि लोक सेवक कार्य कुशल होते हैं, इसलिए इसकी विशेषताओं में हमने कहा कुशल कार्यकर्ता। अगली बात देखिए, जहां लोक सेवा होगी पद सोपान, पद सोपान होगा। पद सोपान हम पहले समझ चुके हैं, फिर भी एक बार कि पदों की एक श्रृंखला होगी। हमेशा याद रखिए कि लोक सेवा में पदों को सीढ़ी नुमा रूप में रख दिया जाता है, संगठित किया जाता है। संगठन है, संगठन में वरिष्ठ अधिकारी होगा, उसके बाद उसके अधीनस्थ होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डी एक ही है, और पद हो सकते हैं। तो ये पद है, एक पद है, बी पद है, जैसे प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, लेक्चरर्स है, ये पद है। ये व्यक्ति है, जैसे सेक्रेटरी, सचिव है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, डेप्यूटी सेक्रेटरी है, ठीक है, ये पद है। तो पदों की एक श्रृंखला बना दी जाती है, इसको श्रृंखला के रूप में भी हम समझ सकते हैं। श्रृंखला समझते हो ना, क्या बोलते हैं श्रृंखला को? चैन, कड़ी, राइट, कड़ी बना दी जाती है, ठीक है। देखो, आपने कड़ी बनाई, मान लीजिए आपने इसको यहाँ से हटा दिया, क्या आपकी कड़ी रही? कड़ी टूट गई ना। लोक प्रशासन में लोक सेवा और लोक सेवा के बारे में ये समझ लेना जरूरी है कि कड़ी नहीं टूटती। कोई भी निर्णय है, कोई आदेश है, मान लीजिए निर्णय बात है, कोई आदेश है, ये आदेश ऊपर से नीचे की तरफ जाता है,
बी को, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक। ऐसे संबंधित जो अधिकारी होते हैं, उस आदेश से संबंधित जो अधिकारी होते हैं, उन तक इस तरह आदेश प्रवाहित होता है, भेजा जाता है। तो पद सोपान पदों की श्रृंखला है जिसमें किसी भी एक कड़ी की अवहेलना नहीं की जाती। अवहेलना होगी तो ये श्रृंखला टूट जाएगी। लोक सेवा जहाँ होगी वहां इस बात को माना जाएगा, इस सिद्धांत को माना जाएगा। इस सिद्धांत को पद सोपान, इस सिद्धांत को माना जाएगा। तो जहाँ लोक सेवा की विशेषताएं हैं कि लोक सेवा है तो पद सोपान है। अगली बात कि जहाँ फाइडर ने बताई कि लोक सेवक में लोक सेवक जो होते हैं वेतनभोगी होते हैं। हर पद के हिसाब से वेतन तय है, ठीक है। वेतन का रिव्यू होता रहता है, पे कमीशन होते हैं ना, इसका सब लोक सेवक इंतजार करते हैं। पे कमीशन, वेतन में बढ़ोतरी हो रही है, वेतन होगी, वेतन के साथ महंगाई भत्ता, मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता मिल रहा है लोक सेवक को। भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जितनी बात कर रहे हैं। तो निश्चित धनराशि वेतन के रूप में दी जाती है। धनराशि कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस पद पर है। समान पद पर समान वेतन। प्रोफेसर है, इस कॉलेज में है तो भी कोई वेतन मिलेगा, किसी और कॉलेज में चले गए तो भी कोई वेतन मिलेगा। तो वेतन का निर्धारण किस आधार पर हो रहा है? पद के आधार पर, ठीक है, व्यक्ति के आधार पर। आईएएस सेवा में आया, निश्चित वेतन, पे स्केल कहते हैं उसको, निश्चित पे स्केल पर आया। जैसे जैसे प्रमोशन होता गया पे स्केल चेंज होती, ठीक। ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर की पे स्केल अलग है, एसोसिएट की अलग है, और फिर उसके बाद जो प्रोफेसर की है वो अलग है। तो निश्चित वेतनमान है तो जितने लोग सेवक है वेतन। आपको आसान सी बात थी। लोक सेवा की अगली विशेषताएं हुई जो वापस फाइनर ने बताई थी, स्थायी कार्यकाल। स्थायी कार्यकाल, अब यहाँ स्थायी कार्यकाल का मतलब ये नहीं कि इतने साल तक सर्विस करेंगे, ये नहीं है। ये कंफ्यूजन हो जाता है कई बार स्टूडेंट्स को कि स्थायी कार्यकाल का मतलब तो ये हुआ कि इतने साल नौकरी करेंगे। ये बात लागू होती है कुछ पदों पर, जैसे निर्वाचन आयोग, तो उसका जो आयुक्त होगा वो अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो जाए वहां तक काम करेगा। ऐसे उच्च पदों पर जो आयोग बने हुए हैं वहां ये बात लागू होती है। सामान्यतः ये बात लागू नहीं होती। सामान्यतः जब हम स्थायी कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति की जो आयु होगी उस सेवानिवृत्ति की आयु, ये सेवानिवृत्ति की आयु सामान्य है 60 वर्ष। बाकी सरकार पर निर्भर करता है कि सेवानिवृत्ति की आयु क्या रखी जाती है। फाइनल को समझते समय हमने ये बात समझ ली कि जब तक सेवानिवृत्ति की आयु ना हो किसी व्यक्ति को पद से नहीं हटाया जा सकता, बशर्ते उस पर कोई आरोप ना हो। आरोप हो तो अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी, सरकार तय करेगी कि उस अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत उसको क्या दंड मिले। जरूरी नहीं है कि पद से हटा दिया जाए, डिपेंड करता है कि क्या अपराध था और उस अपराध का क्या दंड हो सकता है, एक अलग इश्यू है अनुशासनात्मक कार्यवाही, जिसको बाद में पढ़ेंगे। अन्यथा परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति में कि व्यक्ति नियमानुसार काम कर रहा है, जो दायित्व उसको दिए जा रहे हैं उन दायित्वों को वो पूरा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्ति के आयु तक वो पद पर बना रहेगा। इसकी कहा जाता है स्थायी कार्यकाल। कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत आसान सी बात है ये। एक बात जो नई बात आप लोगों के लिए वो है तटस्थ दृष्टिकोण। तटस्थ दृष्टिकोण लोक सेवा की ये एक खास विशेषता है कि लोक सेवक तटस्थ होते हैं। बता सकते हो तटस्थ किससे?
हाँ। मैडम जब तक मतलब सेवा में रहता है तब तक किसी राजनेता की मतलब प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है या फिर किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, तटस्थ ही रहता है। और वो किसी भी पक्ष धार्मिक हो या फिर सामाजिक हो उसमें इन्वॉल्व होकर कोई भी फैसला नहीं सुना सकता है। वेरी शाबाश। तटस्थ का मतलब हुआ कि किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बने देश में या किसी प्रांत में, लोक सेवक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नीतियां बनी हैं, जो आदेश सरकार से मिले हैं, लोक सेवक को नीतियों को लागू करना है, उन आदेशों को लागू करना है। किसी भी राजनीति, किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहे, किसी की भी सरकार, क्योंकि सरकार तो बदलती रहती है, चुनाव होंगे, हो सकता है वही सरकार वापस आ जाए, हो सकता है बदल जाए, कुछ भी हो सकता है। बदलती रही है, आप लोगों ने भी इतना तो देख ही लिया है सरकारों को बदलते हुए। सरकार बदलती है, लेकिन लोक सेवक की प्रतिबद्धता जो है ना, कमिटमेंट होता है, वो कमिटमेंट है देश के संविधान के प्रति, और देश के संविधान के प्रति है मतलब सरकार के प्रति, राजनीतिक दल के प्रति नहीं, सरकार के प्रति। आदेश कौन दे रहा है? सरकार। इस फर्क को समझो, राजनीतिक दल आदेश नहीं दे रहा है, सरकार आदेश। अभी हमने समझा कि लोक प्रशासन में महत्वपूर्ण क्या है? पद। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, पद महत्वपूर्ण है। कॉलेज में आदेश कौन? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक्स वाई जेड कोई भी हो, आदेश प्रिंसिपल का है। आपने देखा होगा कभी भी नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ होता है, नीचे प्राचार्य लिखा हुआ होता है, उसमें सिग्नेचर है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं। तो तटस्थ का मतलब हुआ कि किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में या विपक्ष में, समर्थन में विरोध में नहीं है। जो भी नीति बनी है उसको लागू करना, जो भी आदेश मिले है उसकी पालना करनी है। सरकार समय समय पर कोई योजनाएं बनाती है, उसको लागू करना। सरकार समय समय पर कोई नए कार्यक्रम अगर इंट्रोड्यूस करती है तो उसको लागू करना, ये तटस्थता। अब ये नहीं कह सकते कि नहीं, वो राजनीतिक दल अगर आदेश देता तो हम मानेंगे नहीं। अगर ऐसा है तो फिर वो अनुशासनात्मक कार्यवाही का विषय है, क्योंकि लोक सेवक अगर है तो उसको तटस्थ होना ही है। आपने जो बात कही हुई बिल्कुल सही है कि हम तटस्थता की जब बात करते हैं तो हम इसको राजनीतिक दल से जुड़कर देखते हैं कि सरकार